यहाँ पे मैं, डॉक्टर अनुश्री एंड डॉक्टर ईरानी, डॉक्टर ईरानी इज द मेंटर, पर ये क्लिनिक बेसिकली मैं और डॉक्टर अनुश्री चलाते हैं जहाँ पे हम हर व्यक्ति जो इंसुलिन पंप पे आना चाहता है या आता है और जो उसको बेहतर रीत से मैनेज करना चाहता है उसको सिखाते हैं, हेल्प करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंसुलिन पंप के साथ हम बहुत सी चीजें हासिल कर पाते हैं। खाली इंसुलिन लेना, शुगर चेक करना, उसके बियॉन्ड भी जिंदगी में आप बहुत सी चीजें सक्सेसफुली कर पाते हैं अगर आप समझे डायबिटीज को किस तरह से आप सही तरीके से हैंडल कर पाए। तो ये सब टूल्स हम आपको सिखाते हैं, आपको पंप कैसे इस्तेमाल करना है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या करने हैं, बेजल बोलर, आपके पंप में कितनी खूबियां हैं वो काफी लोग पंप इतने साल पहनने के बाद भी जानते नहीं हैं। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी शुगर्स एनालाइज करके आपको हेल्प करते हैं सिखा के कि इसको कैसे जांचना है, चेक करना है, मैनेज करना है। कंटिन्यूस ग्लूकोज किस तरह से चेक करके देखना है कि आपकी शुगर कितनी बढ़िया रह रही है दिन के 24 घंटे। खाना क्या खाना है, किस प्रकार का खाना है, बिकॉज खाना अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी टीम में एक डाइटिशियन भी है जो खाने के बारे में आपको सिखाएगी। सो ये सब चीजों का मिश्रण करके बियॉन्ड इंजेक्शंस ये संस्था हमने बनाई है और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ में आप खाली डायबिटीज के साथ जिए ही नहीं पर बहुत सी चीजें अचीव करें। ये क्लिनिक हमारा बंबई में है, विलेपार्ले में है, और ये सब टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, जो मैं जस्ट बात किए हैं, वो मैंने इलिस्ट्रेट किए जो वहां पे कंडक्ट करते हैं। पर फिलहाल इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हमने देखा है कि ये क्लिनिक इन पर्सन प्रैक्टिस होना मुश्किल है जब तक लॉकडाउन है, और अदरवाइज भी हम ये ऑप्शन, ट्रेनिंग का ऑप्शन हम आप सब आपको देते हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जिस तरह से हम जूम मीटिंग कर रहे हैं और आपको हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप सबके लिए ये पंप ऑनबोर्डिंग सेशन ट्रेनिंग पूरा 1.5 घंटे के 4 सेशंस हम सब आपको आपके घर बैठे आपको सिखाते हैं, आपको सिखाएंगे और आप आपका पंप के साथ ब्लड शुगर का मैनेजमेंट बेहतर कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट बियॉन्ड इंजेक्शंस। ये क्लिनिक खाली अपॉइंटमेंट्स के द्वारा चलता है। तो इसका ईमेल लीजिए, ये ईमेल पे आपको मेल करना है अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, और आप अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे। जो पंपर्स हमारे जेडीएफ के क्लिनिक में आना चाहते हैं वो वहां पे भी आ सकते हैं, जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहते हैं वो बियॉन्ड इंजेक्शंस में आ सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है इन द एंटायर थिंग इज टू मेक every type 1 diabetic, yeah, like me and you, to be successful, to be happy, to be healthy and to achieve far more in life. Yeah, ये हमारा मिशन है, and I'm sure all of you are keen to enjoy the fruits just like us. So please join us, and I welcome all of you once again to this particular session जिसका मेन ध्येय है आपको पंप के बारे में सिखाना और इक्विप करना। Yeah. So to go ahead with today's program, I would like Dr. Anushri to talk about the pump. क्या पंप है, अपने आप काम करता है, ऑटोमेटिक है, क्या चीज है, उसमें क्या क्या जाता है, उसके क्या क्या फायदे हैं। अगर डॉक्टर अनुश्री आप उसके बारे में कुछ बता पाए, that would be great. Okay. So I think I will start with giving you a little introduction about the pump, क्योंकि आई थिंक वी हैव अ वेरीड ऑडियंस। सब लोग, कुछ लोग हैं जिनको पंप पे जाना है अभी, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पंप यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके थोड़े पंप कैसे यूज़ करना है उसके थोड़े टिप्स आपको डॉक्टर सचिंद्र बताएंगे। ओके, तो जब भी हम पंप की बात करते हैं, अभी तो काफ़ी सारा अवेयरनेस आ गया है, बट जस्ट मे बी 1 or 2 years अगो पंप के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। आई एम श्योर अभी भी होंगे। लोगों को ऐसे लगता है कि हम पंप पे जाएंगे
तो पंप अपना सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देगा, मतलब हमारा डायबिटीज का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, हमको कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंप एक ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं है। पंप में आपको उतना ही इनपुट देना है जितना आप नॉर्मली इंजेक्शंस के साथ देते हैं, शायद थोड़ा ज़्यादा भी इनपुट देना पड़े। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि पंप is not well understood by public, patient or even healthcare providers. So I do agree that to an extent pump एक बहुत ही niche device है, बहुत अगर आप general population के साथ compare करें तो बहुत कम use होता है, इसलिए उसका उसको कैसे use करना है, कैसे adjust करना है, वो सबको नहीं मालूम है. But we have enough number of healthcare providers who know how the pump is supposed to be managed. And what is more important than your doctor knowing how to manage the pump is you knowing how to manage the pump. तो ऐसा नहीं कि हमने पंप ले लिया और सब खत्म हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप नया फ़ोन लेते हैं, आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में स्विच करते हैं, आपको वो फ़ोन कैसे यूज़ करना है उसके लिए थोड़ा एक हफ्ता तो जाता ही है, पंप पे थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है. पंप में आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पंप में से मैक्सिमम गेन करना है. पंप लगाने में कोई सर्जरी नहीं होती है. पंप लगाने के बाद भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है. पंप सब कुछ सेटल नहीं कर देता है. पंप लगाने के बाद भी आपको शुगर चेकिंग कंटिन्यू करना है. इनफैक्ट ज़्यादा शुगर चेकिंग करना पड़ेगा. और पंप लगाने के बाद भी आपको हाइपो और हाइपर मतलब लो और हाई शुगर हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पंप लगाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, तो वो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. पंप बट ये सब मिसकंसेप्शन कैरी लगते हैं, बट एट द सेम टाइम पंप के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. बहुत सारे एडवांटेजेस आपको ऑलरेडी डॉक्टर सचिंद्र ने बताया है, बट एक मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पे कि ये जो ब्लड ग्लूकोज वेरिएबिलिटी है, ब्लड ग्लूकोज वेरिएबिलिटी मतलब जो आप फ्लक्चुएशंस देखते हैं, उसमें पंप बहुत हद तक हेल्प करता है. वो फ्लक्चुएशंस को घटाता है. हमने CGMS रिपोर्ट्स देखे हैं और क्लियरली जो इंसान MDI पे है, जो इंसान पंप पे है, हमने वेरिएबिलिटी में डिफरेंस देखा है. आजकल रिसर्च निकला है, बहुत सारा रिसर्च पेपर्स निकला है जिसमें प्रूव किया गया है कि जो लोग पंप पे है उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम है, प्रोवाइडेड दे आर मेंटेनिंग बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल. मतलब अगर आप पंप पे हैं और आपका HbA1c 10 है तो आपका रिस्क कम नहीं होगा. पंप में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कम से कम HbA1c with less hypoglycemia. मतलब अगर मैं टारगेट करती हूँ, दिस इज एन इंडिविजुअलाइज्ड थिंग, ओके, यू डोंट हैव टू कीप द टारगेट दैट आई कीप. एवरीबडी हैज देयर ओन इंडिविजुअल टारगेट, बट लेट्स गो बाय द गाइडलाइंस. अगर मैं टारगेट करती हूँ कि मुझे 6.5 अपना HbA1c रखना है, तो वो 6.5 आई थिंक आजकल सब 6.5 से नीचे भी जा रहे हैं, वो भी इंजेक्शन के साथ अचीव कर पा रहे हैं. पर पंप का इसमें ये एडवांटेज है कि मुझे कम हाइपोग्लाइसीमिया के साथ वो 6.5 का टारगेट अचीव होता है. तो आई एम अचीविंग अ बेटर टाइम इन रेंज, द न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज नाउ कमिंग आउट. आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम इन द रेंज ऑफ ब्लड शुगर दैट आई हैव kept for myself. Okay. I think there is no doubt about improvement in quality of life. This is a very subjective feedback that we have received from a lot of people. We have also received feedback that you tend to feel more energetic. Again, I cannot really quote a research paper for this, but these are more of subjective feedback here. अभी ADA जो है, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जो हम लोग सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, जिनके गाइडलाइंस, उनके कोट्स है कि इंसुलिन पंप्स डिलीवर मोर एक्यूरेटली देन इंजेक्शन. मतलब जो प्रिसिशन ऑफ डिलीवरी है, छोटे से छोटा डोज आप पंप के द्वारा दे सकते हैं जो आप इंजेक्शन के द्वारा नहीं दे सकते, प्लस एक्यूरेसी ऑफ द डोज इज बेटर.
Using an insulin pump eliminates unpredictable effects of intermediate and long-acting insulin. ये मैं आगे आपको pump कैसे काम करता है वो समझाऊंगी, तभी you will better understand this. Using an insulin pump results in fewer large swings in blood glucose levels. As I mentioned, variability or fluctuations pump में much better है compared to when you are on multiple daily injection. Okay. तो पंप में ऑफ कोर्स वी नो कि हर 3 दिन पे हमको पैच चेंज करना होता है, तो हर 3 दिन पे हम स्किन को इंजेक्ट करते हैं. सो if you compare your month with technology and without technology, without is 120 and with is 10. Okay. This is the latest pump that is available in India, the 640G, the most advanced one that we have here, and this is the Guardian sensor, which we will be talking about. Okay. So now, what does the pump look like? So this is your basic pump, which I think most of us probably have. Okay. And this ये वाला जो slot है वहाँ पे हमारा बैटरी जाता है. फिर ये हमारा reservoir है. तो reservoir में हम इंसुलिन भरते हैं और उसको ये जो अपना ट्यूबिंग है वो ट्यूबिंग reservoir पे अटैच होता है. Okay. And then the reservoir goes into this area here, and this is what it looks like on the inside. And then of course you have the pump here, और ये जो pump है ये इस ये जो अपना pump plunger है वो इसको push करेगा, तो अपना insulin ये ट्यूबिंग से अपनी through the tubing it enters the body. Of course there is a quick bolus option. Okay. To set the bolus, you press this button to set or decide what bolus you want. This is a very nice video to show you कि आप 0.5 यूनिट में भी ले सकते हैं और 0.025 यूनिट जितना कम डोज इंक्रीमेंट आप सेट कर सकते हैं इंसुलिन पंप में, जो ऑप्शन एक्चुअली कोई भी इंजेक्शन में अवेलेबल नहीं है. What we have is a half unit pen that also is not very easily available. Okay. And अभी बहुत एडवांसमेंट आया है टेक्नोलॉजी में. अभी अपने पास there is something called as hybrid closed loop जो अवेलेबल है, जिसमें आपका बेसल रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है. वो अभी इंडिया में नहीं आया है. इंडिया में क्या आया है? इंडिया में 640G है, जिससे आपको लो ग्लूकोज सस्पेंड का ऑप्शन मिलता है. तो अगर आपका शुगर ड्रॉप कर रहा है तो वो इंसुलिन कट ऑफ कर देगा और 2 घंटे के लिए आपको इंसुलिन नहीं मिलेगा. So this is the hybrid closed loop system. ये आपका CGMS है, ये आपका पंप है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, ये ब्लड शुगर वैल्यू है और ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि शुगर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. okay? अभी नॉट एवरीथिंग इज मैजिक, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है. वैसे इंसुलिन पंप का भी एक थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं. जब भी आप पंप पे होते हैं तभी आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी. ऑफ कोर्स जब भी कुछ भी अडेसिव स्किन पे आता है, ये CGMS के लिए भी अप्लाई करता है. तो अगर आपको स्किन का इरिटेशन और डर्मेटाइटिस जो एलर्जी हम बोलते हैं वो हो सकता है. अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, साइड रोटेशन नहीं करते हैं, तो जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है. मैंने आज तक एक भी केस देखा नहीं है, बट इट डज एग्जिस्ट, दिस रिस्क डज एग्जिस्ट, क्योंकि 3 दिन के लिए आपकी स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो लगा हुआ है. वेट गेन, अभी this is a very interesting thing with the pump is that you can even lose weight better and you can also gain weight. That can be an advantage and disadvantage. The weight gain with the pump is not because of the pump. It is mainly because आपको खाने की flexibility मिलती है जो आप misuse करते हैं, और आप खाते जाते हैं और इंसुलिन लेते जाते हैं, खाते जाते हैं और इंसुलिन लेते जाते हैं, और उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है.
अगेन ट्रेनिंग के साथ, राइट गाइडेंस के साथ ये हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते। एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, अभी बहुत लोगों को पूरा दिन 24 घंटा अपने ऊपर कुछ डिवाइस नहीं चाहिए जो उनको रिमाइंड करता रहे कि हमने पंप पहना है। एक दूसरा इश्यू मैंने बहुत रेयरली देखा है, पर वो ये है कि कुछ कुछ लोग, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, उनको पंप पब्लिक में निकाल के उस पर बोलस देने में शर्म आती है। तो क्या होता है कि आप खाते हैं और बोलस नहीं देते, तो अगर आप इंसुलिन नहीं देंगे और खाना खाएंगे तो शुगर आपका शूट अप करेगा। और आई थिंक the elephant in the room is the cost, which I'm not going to talk much about. We all know that. Okay. Now, how exactly does the pump work? तो जो अपना इंसुलिन पंप है, अब हम नॉर्मली जब भी मल्टीपल डेली इंजेक्शन लेते हैं तो हमारे पास दो टाइप के इंसुलिन है। एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो मेजॉरिटी लोग लैंटस, ट्रेसिबा या इंसुलाटार्ट यूज़ करते हैं। और जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो है एक्ट्रापेड, नो रैपिड, लिस्टो, और अभी फियास्क भी आ गया है मार्केट में। तो पंप में हम सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं। अच्छा, डज एवरीबडी नो व्हाट काइंड ऑफ इंसुलिन डज इज एग्जिस्ट इन आवर बॉडी? हमारा जो पैनक्रियास जो रिलीज करता है, दैट इज एक्चुअली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो पंप में भी क्या यूज होता है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं। तो सिर्फ एक टाइप का इंसुलिन हम यूज करते हैं। अभी यही शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग का भी काम करता है और शॉर्ट एक्टिंग का भी काम करता है। कैसे? डोज के ऊपर। तो पंप में एक बेजल रेट करके चीज होती है, तो वो बेजल रेट हम सेट करते हैं और हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा सा डोज बॉडी में जाता है और वो डोज एक घंटे को कवर करता है। ऑफ कोर्स उसमें भी एक घंटे में वो डिवाइड होके एवरी, आई थिंक, few minutes it goes into the body, and you have a constant very small supply of insulin through the pump, which is not exactly the same, but it is very similar to what actually happens in our body. Okay, so this is what we know as our basal rate. तो ये हमारा basal rate है, और या हमारा बेजल है जो हर 24 घंटे में जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो धीरे 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 से सप्लाई करता है। नेक्स्ट आते हैं बोलस के ऊपर। ओके, तो जब भी हम खाना खाते हैं, समथिंग एज स्मॉल एज अ हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क, ओके, तो उसमें से अगर कुछ भी शुगर बाहर निकलता है तो क्या करता है, वो शुगर जाके अपने पैनक्रियाज को स्टिम्युलेट करता है और पैनक्रियाज में से उतने शुगर को कवर करने के लिए इंसुलिन निकलता है। तो ये हम पंप में मैकेनिकली करते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं हम काउंट करते हैं कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में से ही सिर्फ शुगर निकलेगा। तो जितना कार्बोहाइड्रेट है उसके हिसाब से हम अपना इंसुलिन डोज कैलकुलेट करके मैकेनिकली उतना हम बोलस पंप के थ्रू देते हैं और वो हमारे खाने के लिए कवर करता है। इसको हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेजल और बोलस। तो पंप में बेजल और बोलस थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू मल्टीपल डेली इंजेक्शन। ऑफ कोर्स नाउ कार्ब काउंटिंग सब लोग कर रहे हैं, पर जो प्रिसिशन कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का आपको पंप के साथ मिलता है वो मल्टीपल डेली इंजेक्शन के साथ नहीं मिलता। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बैड, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट one up you get with the pump compared to the MDI. So this is just a graph showing कि exactly how the pump works. Okay, तो ये आपका बेसल रेट है, ये जो पीछे वाला ब्लू है ये आपका ग्लूकोज है, और ये जो है ये वाला रेड वाला जो ग्राफ है वो आपका बोलस। ठीक है, तो जब भी आप खाना खाते हैं और शुगर बढ़ता है वो टाइम पे आप इंसुलिन का बोलस देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी ग्लूकोज को इस तरह से कवर करेगा और उसको नीचे ले आएगा। So now we go back to this particular slide where I said there is increased risk of decay. Okay, so why is there an increased risk of decay? Generally जब भी आप इंजेक्शन लेते हैं तो आप एक बार इंजेक्शन लेते हैं और सारा जो आपका डोज है वो आप इंजेक्ट कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में हमेशा वो जो इंजेक्ट किया हुआ डोज है वो रहता है, उसको हम रिजर्व इंसुलिन बोलते हैं। मतलब आपने सपोज लैंटस का 20 यूनिट्स लिया तो एक साथ आपने 20 यूनिट्स अंदर डाल दिया और फिर वो 20 यूनिट्स धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होता है।
पंप में क्या होता है कि बॉडी में कोई रिजर्व इंसुलिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हर थोड़े फ्यू मिनट्स में थोड़ा थोड़ा ही इंसुलिन जा रहा है, सिर्फ उतना जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। ओके, इसके दो एडवांटेजेस है, एक तो आप कंट्रोल कर पाते हैं कि हर घंटे कितना जाएगा, और दूसरा है कि एक्सेस इंसुलिन आपको नहीं मिलता है, इसलिए आपका वेट लॉस पॉसिबल है पंप के साथ। तो क्या होता है कि जब भी इन केस आपका शुगर हाई हो गया, आप इंसुलिन पंप पे है, आपका शुगर हाई हो गया और आपने शुगर चेक नहीं किया, आपने करेक्शन नहीं किया, तो बॉडी में एक मेटाबॉलिक स्विच होता है। वो मेटाबॉलिक स्विच को नॉर्मली इंसुलिन कंट्रोल करता है। तो क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं है ये काम करने के लिए, तो वो मेटाबॉलिक स्विच होके बॉडी फैट बर्न करने लगता है और कीटोन्स बन जाते हैं। Okay, that is why with the pump you have a slightly higher risk of diabetic ketoacidosis. पर्सनली मैंने ये नोटिस किया है कि मैं जब भी इंसुलिन इंजेक्शंस पे थी तो 300 350 की शुगर तक मुझे कीटोन्स नहीं आते थे। जब से मैं पंप पे आई हूँ तो 250 की शुगर पे मुझे कीटोन्स आ जाते हैं। तो उतना प्रिसिशन है पंप पे। Okay, and this is the last and the most important, that what is it that you need to do to effectively use your pump. आपको दिन में शुगर्स बहुत सारी टाइम चेक करने हैं, क्योंकि आज हम जो मैनेजमेंट टाइप 1 डायबिटीज़ में करते हैं, जिसमें हम बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करते हैं, उसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आप उसको रेंज नहीं आपका मेंटेन कर पाएंगे। You have to know your insulin to carbohydrate ratio. You have to know your insulin sensitivity factor. You will have to learn little bit carb counting. Carb counting is not a very accurate science, of course, but we learn with experience. You should be willing to take proper training on how to maximize on your pump, and you have to be motivated and you have to have realistic expectations. आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। शुरुआत में हमेशा डिफिकल्टी होती है और लाइफ इज नॉट स्ट्रेट, उसमें ऊपर नीचे आता है। आवर शुगर्स आर आल्सो लाइक दैट। Okay, so we have to have realistic expectations from the pump. We can't expect it to do everything for us. Okay, I think Sachindra, you can take over. Okay, there were some people who were not able to see the screen. So this tool of insulin pump is not an automatic चीज, ये अपने आप लगा दिया और खुद से खुद काम करने लगेगा, ऐसी वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बराबर है। अच्छा, हम लोगों को आदत है कि भाई हम सब डोज ले लेते हैं, हमेशा ही हम चेक करते हैं। Sachendra is frozen. डॉक्टर जोशी, आपका इंटरनेट में फ्लक्चुएशन है। हाँ, आप एक बार वीडियो ऑफ करके बात कीजिए ना। मैं कॉल करती हूँ, एक सेकंड। Please reconnecting. Okay. So meanwhile, Dr. Mehta, there are a few questions. Can you answer that on the chat in the Q&A? There are a few questions. Sachin is back. Okay. I'm back. Okay. My phone had disconnected. Okay. Okay. Can you hear me? Yeah. Yes, we can hear you. Sorry. So once you're on the pump is not going to do the blood testing. We have to do testing. Am I right, Anushi? Can you hear me? Yeah. We have to do the testing. Yeah. And how often do we all check?
as many times as possible. आई थिंक हमारे लोगों में वो एक पता नहीं क्या होता है, हम चाहते हैं कि कम से कम टेस्ट करे, पंप अपना काम करते रहे और रिजल्ट्स मिले. सो समहाउ इस चीज के बारे में भी हम सबको जागना चाहिए कि हम पंप का सबसे अच्छा यूज तब कर पाएंगे जब हम जो इंसुलिन देना है वो तो देते ही हैं, उसके साथ साथ जांच करें कि आपकी शुगर कैसी है, बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, एक दिन नहीं, एवरी डे. एंड ये सबसे बड़ी चीज है. सो आप में से जो पंप पे है या जो पंप पे आना चाहते हैं, प्लीज मन में अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप एग्जाम देते हैं, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं या स्कूल में हम एग्जाम देते हैं, कॉलेजेस में एग्जाम देते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन देना ये उस एग्जाम के साथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं. तो अगर आप इंजेक्शन देते हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं, आप उसका रिजल्ट नहीं जानना चाहेंगे? एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे. सो इंसुलिन पंप से आपने जो इंसुलिन दिया है, उस इंसुलिन ने सही काम किया है कि नहीं, ज्यादा है या कम है, इसकी जांच करने के लिए हमें दिन में एटलीस्ट 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार आपको शुगर रेगुलरली करते रहने चाहिए. तो आप जो इतना एफर्ट ले रहे हैं, कष्ट ले रहे हैं, आपको उसका सही मात्रा में रिजल्ट्स भी मिल जाता है. अदरवाइज कई बार इंसुलिन पंप becomes just a replacement for something else. Yeah, आप में से there are some live questions as well asked. So there was this question about bolus wizard too. I will come to bolus wizard. जैसे जैसे मैं पंप के बारे में बात करूंगा, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन है किसी का कि हम खाली इंसुलिन ले रहे हैं, एक्ट्रापिड और इंसुलाटार्ड ले रहे हैं, कैन आई गो ऑन द पंप एंड विल दैट बी यूजफुल? रिमेंबर, आई थिंक दैट इज इंसुलिन एंड एक्ट्रापिड एंड इंसुलाटार्ड, ये बहुत प्रिमिटिव वे ऑफ इंसुलिन टेकिंग है. आपको आपका मैनेजमेंट बेहतर करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट चेकिंग, मल्टी ड्रग, मल्टी डोज इंजेक्शंस, एंड उसके बाद में आप इंसुलिन पंप के बारे में आप कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इट कैन बी यूजफुल. सो इमेजिन यू आप बाइसिकल चला रहे हैं या ट्राइसिकल चला रहे हैं, वो भी साइड के व्हील्स के साथ साथ, और इमीडिएटली आपको एकदम एक सुपर फास्ट मोटरसाइकिल चलानी है. कंसेप्ट तो वही है, but then you have to learn and equip yourself to be able to do that. If you're willing to learn and if you're willing to take the effort, definitely pump is the thing to go for. Yeah. So 5 से 6 बार चेक करना जरूरी है. आपके पैचेस कितने फ्रीक्वेंटली चेंज करने जरूरी है? अनुषी जी, हम कितने बार पैचेस चेंज करेंगे हमारे इंसुलिन के? Every 3 days. हर 3 दिन पे आपको पैचेस चेंज करने जरूरी है. आप में से जो 4 दिन 5 दिन चलाते हैं, आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद आपकी शुगर्स बढ़ने लग जाती है. दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड. सो ये सब फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है while you're being on the pump. The pros or benefits of the pump are way too many than the cons. So if you look at the pump, का फोटो किधर है? Okay. Wait a second. Yeah. Okay. Now, this is how your pump looks. All of you. The most important thing जो आप सबको जानना है आपके पंप के बारे में, या आपको इंसुलिन आप कितना लेते हैं या कितना लेना है उसके बारे में, the first thing that you need to know is what is your total daily dose. आप दिन में कितना इंसुलिन लेते हैं वो आप कैसे जानेंगे? आपके पंप में when you go to settings you can see आपका बेजल कितना है, दिन में आप कितना बेजल ले रहे हैं. या if I were to show you mine, वीडियो में दिखाएगा बेटर. दिख रहा है? हाँ, बेजल We परफेक्ट. can't read it, but see. सॉरी,
We can't read it, Can't of course. read it. अभी आपको दिख रहा है. Yep. So I go down, last basal, I go to basal review and I press add. So my basal review and when I press add, आप देखते हैं कि मेरा बेसल कितना है. तो मैं दिन में 17 यूनिट इंसुलिन ले रहा हूं. आप सबको जानना है कि ठीक है आपका टोटल बेसल कितना है, कि मैं दिन में 17 यूनिट बेसल ले रहा हूं. आप हर मील के पहले कितना इंसुलिन लेते हैं, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, स्नैक्स के पहले, या तो आपको देखना चाहिए कि आपको कितना, आप उसके बारे में आप शॉट लेते हैं. सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपका टोटल इंसुलिन कितना जा रहा है. उसके साथ साथ आपको देखना है कि आप करेक्शंस कितने लेते हैं. करेक्शंस का मतलब, आप अगर शुगर चेक करते हैं और आपकी शुगर ज्यादा है, 180 से ज्यादा है या 200 से ज्यादा है, तो आप कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन लेंगे. तो आप करेक्शंस कितना लेते हैं, उन सब की जब आप टोटल करते हैं, दैट मेक्स इट योर टोटल डेली डोज, दैट इज योर TDD. Yeah. So again, TDD is a combination of all of these factors which you all need to know. Here I'm going to share it again on paper. Have a look at that. Please make a note of it. एक दिन का आपका टोटल डेली डोज कैलकुलेट करेंगे तो दैट डज नॉट मेक योर टोटल डेली डोज. टेक एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 7 days. 7 दिनों का आपका डोज, सब जितना इंसुलिन गया है उसको नोट डाउन कीजिए, उसका एवरेज लीजिए. दैट इज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन दैट यू रिक्वायर एवरी डे. आर यू ऑल विथ मी? द नेक्स्ट थिंग दैट वी नो after you have calculated your total daily dose is to understand, you should realize that whether your total daily dose is good or not. Most important thing you need to see is that your total daily requirement, दिन में आपको 0.8 यूनिट्स या 0.9 यूनिट्स इंसुलिन पर किलोग्राम बॉडी वेट अगर आप ले रहे हैं, उसका मतलब आपके बॉडी में आप नियरली डिसेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन जा रहा है. मेरा वजन है मे बी 60 किलो और मैं 45 यूनिट इंसुलिन अगर ले रहा हूं, तो मैं लगभग 0.75 यूनिट्स पर किलोग्राम इंसुलिन दे रहा हूं. उसका मतलब है कि मेरा डेली टोटल डेली डोज रीजनेबल प्रमाण में है. So the first is total daily dose and second is your body weight. The reason why I talked about body weight is that Dr. Anushi ने आपको पहले बता दिया था that insulin pump can give rise to obesity, and that obesity is not because of the pump, it is because of the fact that we can overeat and हमारा कंट्रोल हम बिगाड़ते हैं, उसमें वजन बढ़ता है और गड़बड़ हो जाती है. ये जांचना जरूरी है कि आपका टोटल डेली डोज कितना है और आपके वजन के हिसाब से वो बराबर है या उसमें कुछ तब्दीली करनी जरूरी है. So this is one. After total daily dose, the next thing that you require is what? Your insulin sensitivity factor. किधर गया insulin sensitivity factor? Anyway, I'll write it on a paper. Total daily terms in terms of weight, that is a comparison to see whether your dose is in right quantity and how much amount of insulin are you taking. Insulin sensitivity factor. So insulin sensitivity factor is total daily dose. Yeah, I made it. Insulin sensitivity factor. This
is another calculation that all of us need to do to know कि आपका 1 यूनिट इंसुलिन आपके बॉडी में कितने अमाउंट से शुगर को कम करता है. So if you take the figure of 7, आप में से सभी लोग नोवोरैपिड ले रहे हैं, लिस्प्रो ले रहे हैं या फियाप्स ले रहे हैं, इस प्रकार का इंसुलिन ले रहे हैं. So you take the figure of 1700, divide 1700 by your total daily dose. So if my total daily dose is maybe if my total daily dose is maybe 35, yeah, let me make my life a little easy. So 1700 divided by 35 कितना आता है? 20? Correct me if I'm wrong. अनुषी जी 20 आता? 48. 48, sorry, my math was wrong. 48 कैसे आएगा? 48 आ रहा है, नहीं आ रहा. एक सेकंड. Yeah, बराबर है. 1700 divided by 48. 35 comes to 48. Good. So 48. So I take 48 units to 1 unit of insulin can reduce my blood sugar by 48 milligram per deciliter. Now this figure is very very important. आप में से जो हम इंसुलिन ले रहे हैं वो कितना कम करेगा ये आपकी इसमें जानना जरूरी है ना. आपने जाना कि आपका टोटल डेली डोज कितना है, उसके साथ साथ आपने जाना कि 1 यूनिट से आपका शुगर कितना कम होता है. द नेक्स्ट थिंग टू नो इस भाई हम खाना तो खा रहे हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो 1 यूनिट शुगर 1 यूनिट इंसुलिन मेरा कितना खाना कितने से वो पचा पाता है. Here you find your insulin carbohydrate ratio या ICR. So you take 450 divided by again TDD. If I take 450 divided by my TDD which is 35, it comes to 12.8. So it comes to nearly 13. So 1 unit insulin will adjust a 13 gram carb. कुछ मोटा मोटी बात समझ में आ रही है आपको? So what I am telling is that आप मेरा 1 यूनिट से 48 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर कम होता है और 1 यूनिट मेरा 13 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पचाता है. If I take calculate my carbohydrate in मेरे खाने में तो मैं exactly जान पाऊंगा कि मेरा 1 यूनिट से अगर 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम होता है और मेरी एक चपाती 13 ग्राम की है और मैं हर रोज राइस लंच में 3 चपाती सब्जी और सलाद खाता हूँ तो मैं उस खाने को 3 यूनिट इंसुलिन से मैनेज कर पाऊंगा. So this is where I match my insulin requirement with the food that I'm eating and get the desired output by the insulin pump. Am I right? Are you getting it? This is what is needed with your everyday meal. अगर हम ये तीनों फैक्टर्स का यूज हम नहीं अगर कर पाएंगे तो हमारे पंप का ऑप्टिमल यूज नहीं हो रहा है. Now imagine if you have to do this every day, हर मील के पहले अगर करना होगा तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है. We have the facility in the pump. Where did the pump go? Bolus Wizard का फोटो है? No problem. I'll show on the screen. हमारे सबके पंप में है the Bolus Wizard. Yeah. Bolus Wizard is exactly this tool where you program it, where you enter ये सभी details जिस तरीके से आपका जो मील शुगर्स है, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर, आपका इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो, ये फैक्टर्स जब भी आप एंटर करेंगे आपके बोलस विजर्ड में, that bolus wizard will calculate the amount of dose that you require. But to use a bolus wizard or whatever, what you need to do the most is to check your sugars.
यहाँ पे अगर हमारे सब शुगर्स के रीडिंग हम अगर अज्यूम करते हैं एंड हम अगर उसमें डालते हैं, then it is unlikely that we will get the right desired result. So what you need to do what you need to do is to enter your factors, enter your insulin carb ratios, and check your sugar before every meal. Pump accordingly. तो आपने एग्जाम दे दी है, तो एग्जाम दी है तो आपको रिजल्ट भी तो जानना जरूरी है. Check your sugars post meal. That tells you, just like how Dr. Anushri had said right in the beginning, कि carbohydrate ratio and carbohydrate factor is and has an element of judgment. उसमें margin of error होने का scope है. तो scope को हम कैसे minimize करेंगे? We will be able to minimize that by having regular checks, pre-meal, post-meal, with the carbohydrate content आप जिस तरह से calculate करते हैं, that will tell you कि आपका जजमेंट सही है कि गलत है. एक सवाल है कि कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए. मेरे हिसाब से एवरी 3 to 4 मंथ्स आपको आपका इंसुलिन कार्ब रेशियो, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर रेशियो चेक करना चाहिए. रिमेंबर द बिगेस्ट थिंग दैट आई ट्राई टू डू इज, अगर मेरे शुगर्स को सही लाने में अगर मुझे काफी करेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, या मेरे जो डोसेस में ले रहा हूँ खाना भी उसी प्रकार का खा रहा हूँ, पर मुझे फ्रीक्वेंट हाइपोस हो रहा है, मतलब मेरे सेंसिटिविटी में, कार्ब फैक्टर में या डोज लेने में कहीं पे तो गड़बड़ी हो रही है, आई नीड टू रीविजिट माय डोज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन व्हेन टू डू इट. बट एज अ रूटीन एवरी 3 मंथ्स यू कैन कैलकुलेट एंड रीचेक, बिकॉज यू कैन लुक बैक एट योर रीडिंग्स और आप रीचेक कर सकते हैं कि आपकी रीडिंग्स कैसे चल रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Would you like to add something, Anushri ji, over here? No, I think what we all need to understand that our body is not maths, it's science. So sometimes even if you calculate things correctly, there can be a lot of factors that come into play and affect your blood sugars, and you can't let it get to you. You have to look at how, so you have to take best. If you've calculated your carb ratio and it works 5 times and it doesn't work 2 times, that doesn't necessarily mean that it's wrong. There are a lot of factors that come into play. Absolutely. So I've got a nice example I had last time shared. Let me share that. Again, I'll revise this total daily dose, calculate this insulin sensitivity factor. Here we have come to a figure. आपका carbohydrate factor ले लीजिए. You come to a figure, you can take 450, 500. And then you calculate. This is what I wanted to share. Is how do you calculate the carbohydrate content in your meal? आप कैसे calculate करेंगे उस बात को? So this is where आपकी शुगर क्या है? आपकी शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट की थी आपने before your insulin dose, because जब फिंगर प्रिक किया है, you saw that your insulin sugar, your dose was 200. आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं? How much food are you going to eat? And next you calculate that, subtract. So you take into the factor that you need to correct to bring it down. You add the sugar जो आप खाने में से रिलीज होने वाली है, उसके लिए कितना इंसुलिन लगने वाला है वो, and then you do a combination of that. That becomes your bolus at that point of time. This calculation can be done on paper every day, but this calculation is better done by the bolus wizard. और आपका bolus wizard आपके पास एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको देता है. जब आप कैलकुलेशंस डाल के डिसाइड करते हैं कि मुझे मील लेना है और इतना इतना इंसुलिन लेना है, योर बोलस विजर्ड इज एबल टू टेल यू, अरे भाई आप इंसुलिन तो ले रहे हो, आपकी शुगर इतनी है, आप खा इतने रहे हो, पर पहले वाला इंसुलिन दिया है उसमें से कुछ बचा है कि नहीं. इट टेल्स यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज बोलस ऑन बोर्ड. पहले का बोलस कितना है which is working.
So what it helps you is to avoid over pumping. And the biggest advantage of about over pumping is that आपके hypos, वो आपका डोज देखते कि भाई अरे भाई आपको 5.4 लेना है. If you look at the slide, 5.4 लेना है, पर आपकी बॉडी में पहले क्या लिया हुआ इंसुलिन अभी भी थोड़ा काम कर रहा है. So you don't need 5.4, you need only 5, because 0.4 यूनिट तो पहले का आपके बॉडी में ऑलरेडी काम कर रहा है. So this particular calculation cannot be done merely on paper. Bolus on board is something that the insulin pump is better at calculating, and hence Bolus Wizard is a wonderful tool to be used. We will come to that. I'll share with you the ये weight का और आपका जो question है. This is how you calculate your ideal total daily dose. So I'll just like to add here that your total daily dose, your total daily dose is not completely dependent on your weight. Okay, there are a lot of factors which come into play. What has been seen is that in 1,000 people with type 1 diabetes, if we were to see what their total daily dose is, it is anywhere between 0.5 to 0.8. That is the average. That does not mean that that is what it should be. We don't know that. Okay. What is important to know is that if your total daily dose is very high, in comparison to your weight, then that is probably something is wrong somewhere. So if you're taking a total daily dose of 0.8 units per kg, that does not mean that it's high. But if it is 2 units per kg or more than 1.5 units per kg, unless you're an adolescent, then there is something amiss somewhere and you need to look into it. Even in that situation, it could just be that you just require more insulin. Okay. So I don't think you all need to harp too much on what is my weight and what is my total daily dose. That is not your job. That is the job of your doctor. The only place where you need to be concerned is if your total daily dose is extremely high in compared to your weight. Like if your weight is 60 and your total daily dose is 120, then you should definitely look into it. Are you eating too many carbs, or are you developing something called as insulin resistance? Then you need to consult your doctor and worry about it. One of the reasons why I kind of thought of this weight factor, and as well you have highlighted, is there are so many children in the pubertal age that come to us, and often their insulin requirement is on the higher side because there are hormonal changes that are occurring. The child is growing, and that itself puts up your insulin requirement of your body. And parents think that, okay, that is one of the reasons why the sugars are high. But when you often look into the sugar readings and you study the eating pattern, you realize that आपका diet as well as playing a very big role in keeping the sugars high. And that is where we need to be alert to see whether how much of our diet is playing a role, and are we pumping too much of insulin in the name of puberty and growing, and disregarding the fact that our diet is going for a toss. And that is where we take the weight factor and other factors into consideration, as well as we are aware that aren't we eating too much? Hum over pump kar rahe kya? One of the situations with insulin pump is there are many who tend to over pump. खाना खा लिया, कुछ भी खा लिया, बाहर गए, पसंद आ गया कोई चीज, इंसुलिन ले लिया. That again will add to trouble. And there are certain people that I have seen who only pump 3 times a day because they have been told कि भाई दिन में खाली 3 या 4 बार ही इंसुलिन लेना है, ज्यादा इंसुलिन लेना नहीं है. भले वो 6 बार खाए, पर इंसुलिन वो खाली 4 बार लेते हैं because वो सिखाया गया है. Then again, you are in a soup. What is important to know is that every meal will require insulin, and meal has to be well planned and well within control. Otherwise, everything can go haywire. The next thing that we need to remember is by how do we know that the insulin that we have given is correct or wrong? हमने बराबर दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, आगे देखिए. These are some pictures of Bolus Wizard.
which you all can play with your pump and find it out. This is where I have talked about active insulin. Yeah? ये एक्टिव इंसुलिन वाला कैलकुलेशन जो आपका पंप दिखाएगा ये हम मैन्युअली नहीं देख सकते हैं, and that helps you in taking bolus on board, finds that out and helps you do the right precise, take the right precise insulin dose. This is something very, very important. Remember, before meal, if your sugar is 200, you had your meal and then the sugar has come down to 100 in 2 hours time. You're happy that your sugar has come down. But remember, the sugar has come down so rapidly, it is going to fall further. आपने जो इंसुलिन लिया है, लिस्प्रो ले रहे हैं हम, फ्यूम इंसुलिन, Novo Rapid ले रहे हैं हम. All of this insulin have an active insulin time of nearly 4 hours. ये 4 घंटों तक आपकी शुगर नीचे ले आने वाला है. तो अगर आपकी शुगर इतनी rapidly decline हुई है, that means that for the next 2 hours it is further going to go down. आपको hypo होगा. तो remember, अगर आपने सही amount of insulin लिया है, तो 2 घंटे खाने के बाद आपकी शुगर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके जो प्री मील थी उससे 60 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए 2 घंटे के बाद, और 3 घंटे के बाद लगभग 30 मिलीग्राम ज्यादा होनी चाहिए, और 5 घंटे में it should be the same as your pre meal sugar. And when you're taking corrections, it has to slide down gradually in the same ratio. Don't be in the rush to bring down your sugars rapidly. A rapid fall will always lead to a drop down hypo and then again a rebound hyper. So we are back to square one where we began before our sugars came down. Keep this very well in your mind. And ये हम बहुत बार करते हैं. Second, most important thing that often our sugars are high. खाने के बाद हमारी sugars high रहते हैं and we tend to over bolus ourselves. बिकॉज हमको उसको ये रेंज में लानी है. वो नहीं आएगी अगर आप खाली ज्यादा लेते रहेंगे. वो तभी आएगी जब आप सही प्रमाण में आप इंसुलिन लो, और वो इंसुलिन खाने के एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले लीजिए. खाना खाने को बैठे या खाना खाने के बाद आपने तुरंत इंसुलिन लिया, पंप है, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है और हमें बताया गया कि तुरंत इंस्टेंटली काम करेगा, ऐसी बात नहीं है. आप कोई भी इंसुलिन लो, हाइपर फास्ट एक्टिंग एज वेल, द लेटेस्ट इंसुलिन लो, इट टेक्स 15-20 मिनट्स अंटिल वो इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में हिट करे और काम करना चालू करे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पीक पे जाए. आप हमारा जो खाना है, रोटी भी है, वो रोटी हमारे मुंह में जब जाती है, हम खाते हैं, तभी से शुगर एब्जॉर्ब होने लग जाती है. इमेजिन ऑल ऑफ अस, हम हाइपो कैसे ट्रीट करते हैं? बाय हैविंग शुगर इन आवर माउथ, इजंट इट? तो शुगर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर माउथ. हमारे रोटी में भी वो शक्कर है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, भले उसमें फाइबर मिक्स्ड है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर माउथ. So to help that or to manage that rise, take your insulin at least 15-20 minutes before the meal and then expect it to follow this particular graph. And this is something very important जो हम काफी हद तक मिस करते हैं, and we expect the sugar to come down or take a shot after a meal. बच्चे हैं, बच्चों का खाना जब अनप्रेडिक्टेबल है, आप स्मॉल अमाउंट, हाफ इंसुलिन जो आपका बच्चे का खाने का डोज है, आप खाने के पहले दे दीजिए 15-20 मिनट पहले, और जो बचा है कैलकुलेट करके जो लेफ्ट ओवर है वो खाने के बाद दे दीजिए. सो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड कि आपका बच्चा हाइपो में जाएगा. यू कैन मैनेज द सिचुएशन वेल एंड अवॉइड अ राइज इन शुगर एंड देन अ ड्रॉप. दैट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Are you all with me? Yeah. Lovely. Now, what is the next slide? Now, always remember those adjustments may never adjust all your doses at the same time, and never play football. I always say that half the time when I see people जो मिलते हैं क्लिनिक पे,
या जो रियल टाइम शुगर रीडिंग्स लेके एडजस्ट करते रहते हैं, वो हद से ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं. इट इज वेरी रिएक्टिव सिचुएशन है तो आपने एक्स्ट्रा डोज ले लिया. यू नीड टू कैलकुलेट डोसेस आफ्टर यू स्टडी. आपके शुगर के पैटर्न को स्टडी कीजिए और चेक कीजिए. पैटर्न्स को एडजस्ट करने के लिए एक एक यूनिट से इधर प्लस कीजिए, माइनस कीजिए. 0.5 से ऊपर जाइए बच्चों में, 0.5 से घटा दीजिए बच्चों में. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइन ट्यून योर शुगर्स. सब रीडिंग्स एक साथ नहीं मैनेज कीजिए. ट्राई टू मैनेज योर हाइपोस. पहले अपने को हाइपोस को टालना है और फिर हाई शुगर्स को डील करने हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अलग अलग टाइम पे शुगर्स चेक करके अलग अलग टाइम पे उसको मैनेज कीजिए. आप क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, उसकी डायरी मेंटेन कीजिए. आइडियल इज every day we have a diary where we have a sugar reading, time of the day, because concept of time is very wayward. Breakfast ka time aapka mera can be completely different. Time of the day, your before breakfast sugar, your breakfast shot, your content of your breakfast 2 hours after breakfast. And if you have a diary of that every day that you have maintained, आप खुद ब खुद पैटर्न जानेंगे कि आपके बॉडी में. रिमेंबर, हर एक खाना उसी स्पीड से बढ़ता और घटता नहीं है. एवरी मील हैज इट्स ओन यूनिक वे ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो उसको मैनेज करने के लिए व्हेन यू कीप अ डायरी ऑफ योर ओन, यू विल बी एबल टू जज certain food which absorbs rapidly and certain foods which have a gradual rise. You can adjust that and make, and we as doctors can comment better because हम ये pattern study कर पाएंगे. आप खाली अगर readings लाते हैं और अगर ये eating pattern नहीं लाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Along with eating patterns, there is something that we all need to put in is activity. When we say activity, remember, managing sugar is just not about eating and going on, but activity plays a very big role. Some days हम खेल रहे हैं, physically active है, कभी दौड़ धूप कर रहे हैं, that as well factors in our blood sugar. In those situations, आपकी columns में कहीं लिखिए कि today you were very active or today you were not active. आप आज sedentary थे, ऑफिस में काम किए या पढ़ाई करना पड़ा या आपको बहुत लंबे आप वॉक पे गए. Remember, all of that leads up to immediate hypos, late hypos, next day hypos or very high sugars. So maintain a logbook, and that logbook will be very useful to you और आपके डॉक्टर्स को to understand आपकी sugars कैसे move कर रहे हैं और उसको adjust कैसे करना है. Yeah? Any questions regarding bolus adjustments? So I think, this is a very short period to actually discuss the depth Yes. of pump management. If I remember when we have our live sessions, we actually go on for 4 hours, I think, Somebody's raised their hand. Somebody's raised their hand. Yeah, Dr. Anushi, we'll take the questions. Yeah. So, Yes. Just, so if your presentation is over, we can take questions. Just 1 second. We can. We just wanted to give you all a few low carb snacking options, right? So we have our dietitian Aditi Khandwala here. So if you can just give her 5 minutes to just show a few snacking options, because that is a very, very common question that all of us are asked, and that is where most of us, mess up our sugars. So I think Anushri ji, our dietitian is going to give us lovely tips on small carbs. So there is this last question in the question and answer that there is no scope of spontaneity in diet. So I think we can get some tips on 15 grams of spontaneity so that the freedom is there. At the same time, you don't mess up too much with your sugars. Yeah? So if our dietitian is there, Aditi can just switch on a mic and camera and speak. Hello everyone. Can you switch on your camera also? Yeah, I have been switched off with my camera by the host, it seems. So that's why it's not coming. So you can on now. Can you try now? Okay, I'll try. Yeah. You want me to share the slide?
Yeah, please. That's a lovely talk by Dr. Satendra and Dr. Anushri, because I've been keenly hearing what are the tips, क्या मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हम सभी लर्न करते रहते, तो मैं देख रही थी कि मुझे भी क्या लर्न करने मिलता है आज. Hello. Yeah. Oh wait, I've not shared. I'm sorry. Can I try sharing it? I can also do it. Seems. Yeah, then do that. Share. Okay. I hope everyone can see this. So basically आज सारे points cover कर चुके हैं हम लोग. Total daily dose कितना होना चाहिए, sensitive factor कितना होना चाहिए. It is really rightly said that एक unit insulin आपको कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए लगता है, that insulin to carb ratio. So generally हमारा सबका insulin carb ratio fall होता है anywhere between 10 to 15. That's an average thing. That's why today we are covering of 15 gram carb snack. क्योंकि उससे ज्यादा आपको खाना नहीं है, फिर आपको एक यूनिट से ज्यादा लगेगा, और बहुत कम खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा. ठीक है. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ. ये कॉमन ऑप्शंस है जो हम शाम के नाश्ते के लिए यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इनको इनकॉर्पोरेट किया है. वैसे तो हम सारे ही खाने के ऑप्शंस को 15 ग्राम कार्ब में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम स्नैकिंग ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बीच बीच में जो भूख लगती है उसके बारे में बात करें, या शाम के नाश्ते के बारे में बात करें, मैंने उन ऑप्शंस को ही 15 ग्राम कार्ब्स में आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है. सबसे पहला ऑप्शन है कुरमुरा. हम काफी लोग उसको मुरमुरा बोलते हैं, पफ राइस बोलते हैं, इवन मतलब चावल खुले हुए चावल बोलते हैं. सो ये यहाँ पे उसका इमेज है. बेसिकली अगर कोई और दूसरे सिटी से और उसको कुछ और बुलाते हैं तो ये है कुरमुरा, विच इज पफ राइस. इट इज सेड 20 ग्राम और या 3/4 कप. अगर आप लोगों के पास ये कप्स होंगे, काफी डाइटिशियंस ये कप्स यूज करते हैं, तो अगर आपके पास ये सारे कप्स हैं तो इनमें इजीली लिखा रहता है 1 कप क्या है, हाफ कप कितना है, 3/4 कप कितना है. सो बेसिकली इससे आपको बहुत इजी होता है, एकदम से मेजर करो, डालो प्लेट में और उसको आप खा सकते हो. तो ये कप्स अगर आप हैंडी रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3/4 of the cup. So 1 cup is this, उसका 3/4. So maybe say so much of a kurumura portion will give you a 15 gram of carbohydrate. Then common option दूसरा है जो थेपला है, जो हम काफी लोग कंज्यूम करते हैं. मेथी थेपला है, पालक थेपला है, अजवाइन थेपला है. काफी वैरायटी आते हैं इस थेपले में, और ये बहुत ही हैंडी रहता है काफी लोगों के घर पे. तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एक थेपला, बट इंडिया में क्या होता है कि होती है तवे साइज जितनी बड़े और एज स्मॉल एज 4 इंच. ठीक है. तो बड़े से बड़ा, जितना बड़ा रोटी रहेगा, जितना बड़ा थेपला रहेगा, उतना ज्यादा उसमें कार्ब्स रहेगा. सो ये जो मैं एक थेपला बोल रही हूँ वो है 4 इंच का, 4 to 4.5 इंच मैक्सिमम. वो उतने साइज का थेपला आपको 15 ग्राम कार्ब्स देगा. दूसरा है रोस्टेड चना. रोस्टेड चना, भुजे हुए चने, फुटाने मराठी में बोलते हैं, फुटाने, सिंगदाना, चना सिंगदाना वाला जो सिंगदाना होता है, ये सिंगदाना 25 ग्राम रफली आपको एक खुली मुट्ठी भर मिलेगा. पूरी बंद नहीं, खुली हल्की खुली मुट्ठी भर 25 ग्राम रोस्टेड चना मिलेगा. फ्रूट, काफी बार आपने डाइटिशियंस को सुना रहेगा बोलते वक्त कि फ्रूट खाना चाहिए शाम के टाइम पे, क्योंकि हम खाना खाने के बाद नहीं खा सकते क्योंकि शुगर्स बढ़ जाते हैं ऑफ कोर्स. तो शाम या नाश्ते के वक्त फ्रूट्स आर बेटर ऑप्शन. तो इसीलिए फ्रूट अगर आपको 15 ग्राम तक खाना है तो कहीं एनीवेयर बिटवीन 100 to 150 ग्राम. क्यों 100 to 150 ग्राम?
अगर आप केला ले रहे हो तो वो 100 ग्राम होना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप एप्पल ले रहे हो तो वो 150 ग्राम तक हो सकता है, तो वो 15 ग्राम कार्ब्स तक आपको देगा। तो डिपेंडिंग ऑन विच फ्रूट आर यू यूजिंग, anywhere between 100 to 150. So 150 would be for fruits जिसमें ज्यादा पानी है, और 100 would be for fruits जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, जैसे कि बनाना, चिक्कू, जैक फ्रूट जो अभी फनस आता है मार्केट में, ये सारे फ्रूट 100 ग्राम हो सकते हैं। मूंग चिल्ला ये भी एक दूसरा ऑप्शन है जो काफी लोग नाश्ते के लिए यूज करते हैं। तो ये 2 चिल्ला आप खा सकते हो जो अगेन 4.5 to 5 इंच का हो, ठीक है। ये भी आपको 15 ग्राम कार्ब देगा। स्वीट कॉर्न, काफी बच्चों को बहुत पसंद है स्वीट कॉर्न, और वो मांगते हैं एज ए स्नैक स्वीट कॉर्न खाना है, तो वो 100 ग्राम। बट अभी 100 ग्राम सुनने में अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि स्वीट कॉर्न हैवी होता है तो वो सिर्फ हाफ कप जितना ही लेना है, तो वो 100 ग्राम हो जाता है, वो आपको 15 ग्राम कार्ब देगा। कुछ और मैंने लिखे हुए हैं, काफी कॉमन स्नैक में जनरली लोग लेते हैं, ब्रेड बटर लेते हैं बच्चे, ब्रेड जैम ले लेते हैं, तो उसमें आपको ब्रेड ही, एक स्लाइस ब्रेड ही आपको 15 ग्राम कार्ब्स दे रहा है। तो अगर आप उसके ऊपर जैम लगा रहे हैं तो उसमें और कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। तो या तो आप आधा ब्रेड लेके हाफ अ टी स्पून जैम लगा सकते हैं, या फिर एक ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर लगा सकते हैं जिसमें कार्ब्स इतना नहीं आता है, उसमें फैट और प्रोटीन ज्यादा आता है। तो इसीलिए आप एक स्लाइस ब्रेड को आपको कैलकुलेट करना है कि आपको 15 ग्राम कार्ब्स उसमें मिलेगा। स्टीम मूंग है या रॉ स्प्राउट्स। अभी इधर डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो स्टीम मूंग या कोई भी तरीके का पल्स या अक्खी दालें जो बोलते हैं, उसको अगर हम बॉईल करेंगे तो वो 3/4 कप अगेन। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी दालें, काफी बार दालें बड़ी होती है तो वो हैवी होती है, तो आधे से लेके 3/4 कप उबालने के बाद आपको जो दाल मिलेगी वो भी 15 ग्राम आपको कार्ब्स देगी। या रॉ स्प्राउट, मतलब आपने उसको बॉईल नहीं किया है तो उसमें वाटर वेट नहीं आता, वो आपको 30 ग्राम बोलेंगे तो एक कप जितना स्प्राउट्स अगर आप लेते हो जिसमें अच्छे खासे उसके मोड़ आए हैं, उनके अंकुर अच्छे हुए हैं, वो 30 ग्राम स्प्राउट्स आपको 15 ग्राम कार्ब्स तक देंगे। तो ये बहुत ही कॉमन ऑप्शंस हैं जो हम नाश्ते में इंक्लूड करते हैं या इन चीजों से कोई नाश्ता बनाते हैं। मेरे को यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना है, जैसे अगर आपने देखा यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि कुरमुरा है, फ्रूट है, ये थोड़े कुरमुरा तो नहीं बल्कि फ्रूट या आप जैसे कॉर्न बोलेंगे, या कभी कभी काफी टाइम हम सिर्फ बनाना ले लेते हैं फ्रूट में, तो वो क्या होता है, वो आप जैसे डॉक्टर सचिंद्र ने बोला कि हर खाना एक ही रेट में अब्सॉर्ब नहीं होता है, उसको हर खाने का अलग अलग रेट होता है अब्सॉर्ब होने का। तो उसको हम बोलते हैं जीआई, मतलब ग्लाइसेमिक लोड ऑफ द फूड। जैसे कि अगर आप एक एप्पल ले लेंगे तो उसका जीआई अलग है एक केले से। सिमिलरली अगर आप कॉर्न ले लो या चना ले लो, कॉर्न और चने में ही अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो इन दोनों का भी बॉडी में अब्जॉर्प्शन बहुत अलग तरीके से होता है। इसीलिए काफी चीजें बोलते हैं ना हायरार्की में या बेस्ट ऑप्शन बन जाती है क्योंकि वो बहुत धीरे अब्जॉर्ब होती है। अगर सेम अमाउंट हम ले और वो सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो भी उनका रिजल्ट बेटर होता है। जैसे कि एक और ऑप्शन मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, थेपला हो गया, उसमें जनरली हम हैं, और मूंग दाल, इसमें हम जनरली दाल यूज कर रहे हैं, तो दोनों का अब्जॉर्प्शन रेट, दोनों का जीआई अलग है, इसलिए मूंग बेटर हो जाता है थेपला से। बट अगेन जो हमने अभी सर्विंग बताया उसमें वही सर्विंग पे स्टिक रहे तो भी हमको 15 ग्राम कार्ब्स ही मिलता है। तो काफी बार डायटिशियंस को बोलते हुए सुना रहेगा कि आप अगर कुछ खाना भी चाहें तो उसमें ये ध्यान रखें कि आपका प्रोटीन उस सर्विंग में है कि नहीं, फाइबर उस सर्विंग में है या नहीं। अब प्रोटीन बोलते हैं प्रोटीन जैसे कि दाल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें आपके खाने में आ भी रही है या नहीं।
इन चीजों के ऐड करने से, जैसे प्रोटीन और फाइबर के ऐड करने से आपका खाना स्लोली अब्सॉर्ब हो सकता है। अभी एक और एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे कॉर्न आपने ले लिया, तो कॉर्न आपने ले लिया तो जिस तरीके से वो अब्सॉर्ब होता है उसको और अगर कम करना है और स्लो अब्सॉर्ब कराना है तो आप 1:1 रेशियो ले सकते हो कॉर्न का, और कोई भी जैसे रोस्टेड चना हो गया या स्टीम मूंग हो गया, इन दोनों का 1:1 रेशियो ले लो। जैसे आधा कॉर्न ले लो, आधा मूंग ले लो, तो भी आपको वो 15 ग्राम का देगा। बट क्या होगा, इससे आपको होलसम न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब आपको कार्ब्स भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको फाइबर भी मिल रहा है, और उसकी वजह से आपका वही 15 ग्राम बहुत धीरे से अब्सॉर्ब होगा और आपका शुगर रीडिंग काफी बेटर रहेगा। So these are two things that I would generally want to talk about more in terms of this talk. Any doubts I can... Aditi, Yeah. can we add save to the kurmura? हाँ, आप ऐड कर सकते हो। सिर्फ इतना डिफरेंस आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई भी प्रोटीन ऑप्शन ऐड करोगे तो आपको होलसम न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी अगर आप सेव देखोगे तो सेव काम वही करता है, धीरे रिलीज करेगा, बट वो फैट ज्यादा देता है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए क्या चूज कर रहे हैं हम उसको स्लो करने के लिए, वो भी बहुत important है। So I think what is important to remember is that often the fried part gives a little bit of crispiness, जो हम सबको खाने में मजा आता है as a human factor. And शाम के टाइम में सबको crispiness खाने को मजा आता है because you want to have something delusionally light, जो सबसे high in calorie है तो खाने में सबसे ज्यादा crispy है। But अदिति ने जिस प्रकार के options share किए हैं, most of them can be roasted or baked or air fried, so वो crispiness सबका आ जाता है, and without compromising on sugar and other factors, we can have the desired results, isn't it? Yes, absolutely. Can you stop your screen share? Yeah, I will. Okay. So I think we will go for the questions now. Yeah. Thank you for the So we can ask questions in brief. Yeah, please don't ask personal big questions. General question रहेंगे तो better रहेगा ताकि हम answer कर पाएंगे. Correct. So before question answer, we'll just run a poll that is just to help them understand who wants to know more. So we are launching a poll. So all of you can see a question on your screen that whether you are interested to know more about pump. So you have 30 seconds to answer. Oh. Okay, we'll take a next poll. Do you want to know more about CGM, which is continuous glucose monitoring? So you will have 4 options on your screen. Yes, no, maybe, or I'm already using it. So you have 30 seconds to answer. Okay, thank you. So we can go for then the Q&A. So should we start with the one in the Q&A box? Or Yeah. Actually, many questions in the Q&A box we have answered, isn't it? At least I tried to answer few. Okay.
So fair enough. Then we can go for the direct questions. So Yes. anybody who has a question, please raise your hand and we will unmute you. So can I just, so there's one question about bolus wizard that somebody's asked, where Please. they're saying that they're not, the bolus wizard doesn't match what their actual requirement is. Now see, the bolus wizard only does maths. So what data you have entered in the bolus wizard is very important. So if you've not entered the right carb ratio or the right insulin sensitivity factor, then your bolus wizard is not going to give you correct calculations. So what you need to do is you need to revisit and revise your ratios, enter the correct ratios, and then maybe, start using the bolus wizard. There is this Okay. interesting question. Can we use the pump only for short acting insulin injections? An Short injection. acting and injection for basal. So, of course, you can do that, but the whole objective of the pump is to help you manage your basal way better than the conventional basals that are available. Yeah, most of the basals that are available are flat in their action or have a slight movement. Yeah, whereas our basals can vary depending upon our daily requirement, and that is the biggest advantage that a pump gives you over just taking it pre-meal. I would rather say that you can maybe think the other way around. You can use the pump for the basal and the injection for short acting, but does it make sense? Because it's a two-in-one beautiful gadget for both. So I think I explained how exactly the pump works and how there's a rate, how you set the basal rate based on different times of the day. That flexibility you do not get with injection. With any injection, even with the most advanced insulin, once you inject, you have no control over how the insulin is going to get absorbed. You can't change. If you want कि मुझे रात को कम बेसल चाहिए, आप वो changes injection के साथ नहीं कर सकते हैं. You can do that only with the pump. So it's the whole package, you can't say कि मैं calling के लिए सिर्फ smartphone use करूँगा और WhatsApp के लिए एक दूसरा सस्ता वाला फोन खरीदूँगा. उस पे भी तो WhatsApp available है ना, ऐसे नहीं होता है. So if you want to invest money and buy a pump, then I think you should use only the pump. You should not. इंसुलिन टू कार्ब रेशियो एक सवाल है. इंसुलिन टू कार्ब रेशियो आपको बताता है कि एक यूनिट इंसुलिन आपके कितने कार्बोहाइड्रेट तो पचाता है, या आपकी एक रोटी आपकी जो है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने के लिए कितना इंसुलिन लगेगा, वो इंसुलिन कार्ब रेशियो बताता है, और वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग फिगर होता है. इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो आपको बताता है कि आपका एक यूनिट इंसुलिन आपके बॉडी में शुगर कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम कर पाता है. ये रीडिंग भी वेरी इंडिविजुअल है और हर एक में अलग अलग होता है. ये कैलकुलेशन आपको करना होता है. Okay, there are a lot of questions on 6 mm and 9 mm cannula. So you want to take that one? I have seen that people with a little thinner body fat or thinner body frame, thin subcutaneous fat, do well on 9 millimeter because the cannula is, आपके बॉडी में कैन्युला बराबर पकड़ पाता है. कई बार दिक्कतें कब आती है बच्चों में, जब बच्चे एक्टिव रहते हैं एंड पेरेंट्स को हमेशा चिंता रहती है कि बच्चा जब स्कूल में गया है और कैन्युला अगर डिसलॉज होने की पॉसिबिलिटी है. So find out individually कि which cannula helps you well. Second thing, आप देख सकते हैं कि जो बहुत थिन है उनमें 9 mm बेटर काम करेगा, एंड जो थोड़े प्लम्पी है उनमें 6 mm बेटर काम करेगा. The other thing that we need to remember कि आपका ये जो पंप है, या let me show, आपका जो पंप है जिस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, या इमेजिन कीजिए कि ये पंप आपके बॉडी को कनेक्टेड है यहाँ पे,
दिख रहा है? So you make a loop like this, ठीक है? और इसको, ये लूप को, ये जॉइंट है, उसको माइक्रोपोर से आपके बॉडी पे स्टिक करवा दीजिए. So the pump is attached to your body, the cannula is attached to your, this connector is attached to your body, and यहाँ पे जहाँ पे मेरा पिंच है, जहाँ पे लूप है, वहाँ पे मैंने माइक्रोपोर लगाया है. उसका एडवांटेज ये है कि मेरे पंप को अगर पॉकेट से स्लिप होता है या कोई चीज पुल होती है या पुश होती है, इट अवॉइड्स टगिंग. बिकॉज इमेजिन कीजिए आपका पंप आपके बॉडी में वो छोटे से कैन्युला की भरोसे चिपका हुआ है और वो स्टिकिंग के भरोसे चिपका हुआ है. हम उस पर जितना प्रेशर देंगे उतना वो लूज होगा. सो टू अवॉइड दैट, जस्ट लूप इट अप and put a micropore tape every day after your shower that will hold it together, extra support, and the child dislodging it possibility कम हो जाती है. ठीक है? That is what you can do it practically, especially in children. Okay, there's a question. How much fixed fixed prime I think we should take after changing the patch? So what the company people suggest is a 0.5 mm, 0.5 units. I personally have experienced that when I use 1 unit, my sugars after changing my patch are better. So I think you start with 0.5 and individualize for yourself. Okay, there's somebody who's asked that if we, there's Pragya Verma who's asked that if we add bolus and correction together and it goes beyond 5 to 6 units, we get a no delivery error. So I think this, if you've already got the sites examined and they are healthy, I think this is a technical problem. You need to contact the electronics team. What should be ideal basal to bolus ratio for a 12-year-old child? So, Sajjana, you want to take that? Yeah. Our basal should be around 40 to 45% of your total daily dose. And your bolus should be around 55% to 60% of your total daily dose. Again, this can vary in many. The biggest problem we have seen in people who have got high fat content food. In those cases, especially in the diet part, yeah, मैं health part की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिनके diet में fat की मात्रा ज़्यादा है, कई बार उनका basal bolus का काम करता है, and their requirement is very high. But on an average, your basal should be around 40 to 45% of your total daily dose. In children who are pre-pubertal age, this basal can go up to 50% because there is more requirement and there are a lot of hormones that are running in their body. Their requirement can go up to 50% easily. There's somebody who's Shahana Mazumdar. On the first day of my patch, I get a lot of hypos. Okay, this is very. How often do you change your patch? One. Yes. Second is that you're probably using your patch longer than it should be used, and that is why what happens is your basal rates are set at a higher than required, and probably that is why you're getting more hypos on the first day of your patch. So you have to make sure that you change every 3 days. We have seen very typically that by the 4th day, a lot of people have a slight rise. Your sugar will not rise to 300, but it will remain in the range of 180. It will go up, spike to 200 very easily. Okay. What they might as well see, Anushri, is that they will need more corrections. Yeah. On the 4th day. Yeah. On a routine activity, you might see that you might need more. One of the indications is that it's a routine and you need frequent corrections on the 4th day. That means you need to change your patch a little more earlier. Sometimes the next day sugars go crazy, not the day the patch has changed. Okay, somebody is calling me. I will take some. Yeah. So there are these questions. Sometimes next day sugars go high. Hi. Yeah, I think that's an opinion. 5 minutes.
So when you say, there is this question from Satvik that 6 millimeter, it shows insulin so flow is blocked. In your case, you need 9 millimeter. And Satvik, from what I know you, you don't have so much of subcutaneous fat. You're physically very active. So a 9 millimeter cannula will suit you much better than the 6 millimeter. There is this question about insulin kinking, sorry, cannula kinking. Anushri, can you take that? Where From is it? Richa. New one. Where is it? In question and answer. Satvik, then you can try to use your upper buttocks. So there you have got relatively more fat than your abdomen. So that should hurt less. Okay. In my 6-year-old, a lot of kinking of cannula with 9 mm. So maybe 6 mm is more suitable. I mean, unless you've experienced issues with the 6 mm. And the other important thing is that if your technique is incorrect. So if you're having issues with kinking, one is the loop method that I think Sachindra showed, where that pull doesn't occur. Second is that your technique of injecting your patch is important. So you can get yourself trained again for that. Third is, again, as I said, you may switch to the 6 mm probably. Anything else you want to add here? No. And I think the site where you're using it, if you can go more towards the lateral, or even you can use the buttocks. Yeah. Where you can have less amount of stretch and pull and crumpling, then as well, you can have less possibility of clinking. Somebody has asked, Richa has asked, how to dose for protein, egg and chicken. Is Aditi around? Yeah. You want to take that? Yeah. Where is the question? It's lost some. So she has asked that how much bolus should we take for protein sources like egg and chicken? Okay, so here I would say that protein sources coming from egg and chicken are absolutely zero carb. So, so the requirement to the direct bolus insulin is almost zero, but the basal would still continue is because after a point, even the protein will break down and give you calories. So that's how I would rather So, say. yeah. I don't know. So remember, small amount of protein, eggs, maybe 2 eggs a day or 3 eggs a day, which have got about 9 or 18 grams of protein, they would not require any carbohydrate. But anything more than 40, 50 grams of pure protein that you're eating every day, you will need insulin. So secondly, we don't need that much protein at a time. We are unnecessarily increasing the kidney load. Normal small amount of protein, which is ideal for all of us, will not require any bolusing. Yeah, that's what the bolus is definitely not required. The basal will take care of it. Unless somebody is on keto diet, then they have to calculate accordingly. But that is something that you'll have to take. Keto diet is a completely different ball game. So you need to check the sugars, and then that will decide what is needed how. Exactly. But otherwise, egg is a very good source of zero carb option, or chicken portion, or even for that matter, a small amount of paneer is also for vegetarians, a paneer is also a very good option. Right. There is this question on insulin versus pen. In terms of insulin units, when we switch from pump to pen, remember whenever you're using the pump, you will require, if your sugars HbA1c is normal, you'll require maybe 10 to 15% less insulin. And when you're just taking it directly, you might need it a little bit more. So what you need to remember is that if you're taking the pens only for your boluses, you might require more, but in terms of basal, you'll require definitely a little bit more insulin if you're using just a pen as versus the pump. Okay, there are a lot of questions on what is the life of the pump, features and cost. I think any of y'all who want more information about all these technical aspects, you'll need to contact the Medtronics team.
Absolutely. They will probably give you the contact details, whatever are needed for that. I'll just take two quick questions. After from Davinder Kalra, okay, after removing patch, sometimes blood occurs. How to overcome this? Now, see, this can occur. If it's occurring every time, then definitely you need to look into what is going wrong where. But if it occurs occasionally, all you need to do is apply pressure over the area from where the bleeding is occurring, and you will have to press for a little time. And once the bleeding stops, you're fine. The area will become black, but after a couple of weeks, it will settle down. It is similar to a bruise that you get. Okay, whenever you're injecting something in your skin, there are small capillaries in our skin, और उसको अगर hit किया तो bleeding हो सकता है. So another question is that they get dark mark scars on site after removing the patch. How to reduce those and treat those scars? Now see, when you're putting something for 3 days in your skin, you are going to get little marks and little scarring. Everybody has a different tendency towards that. The only treatment for this is that you have to give it time. With time, the marks lighten up and the scars reduce in size. Okay? Absolutely. There is one question about milk and curd. Can I answer that question? Yes, please. Yeah, I think Meera is asking about does milk and curd raise sugar levels too much? I would say I have seen this change. If you go to slim milk, which is 0% fat, those milk actually raise your sugar very at a very high rate. Then a milk which is moderate fat. See, I would not suggest that have a full fat milk. The release of sugar from a full fat milk will be much slower because there is fat. Okay. But of course, we don't say that have a full fat milk is because risk of insulin resistance. So try and keep your milk fat percentage anywhere from 2% to 3.5%. That is still okay. We calculate that much amount of fat coming from milk. Same goes with curd. If your curd is a market curd and sometimes they do put a little amount of sugar into it. So if you're consuming that curd, then you might see a spike on your blood sugar level. Otherwise, if it is a homemade curd, again, if the curd has 0% fat, it will show the same result in your blood sugar. So आपके दूध में कम से कम 2 से 3.5% फैट होना चाहिए, तो वो काफी बेटर रिएक्ट करता है. और ये ध्यान रखिए कि आप कोई फ्लेवर्ड मिल्क या फ्लेवर्ड कर्ड या योगर्ट जो अगर आप मार्केट से बाय करें वो प्लेन हो जिसमें 0 एडेड शुगर हो, तो वो आपका शुगर नहीं मतलब तुरंत नहीं बढ़ाएगा, फिर वो एक स्टेबिलिटी देता है. I hope I answered the question right. Yeah. There are many questions, Anushri, about activity, and I think activity can be taken up as a completely different chapter. Absolutely. In terms of management, because there are multiple factors. याद रखिए, पंप के साथ हम आपको हमेशा encourage करते हैं कि एक्टिव लाइफ होनी चाहिए, और उसका मैनेजमेंट काफी अलग है. डोसेस को कहाँ पे कम करना है, कौन सी एक्टिविटी में आपको ज्यादा इंसुलिन लग सकता है, कभी कुछ भी नहीं लग सकता, ये बहुत फैक्टर्स आते हैं. तो याद रखिए, आपके पंप के साथ आप सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं. आप थोड़ी मात्रा में थोड़ी टाइम के लिए पंप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए, और आप एक्टिविटी कीजिए जैसे स्विमिंग हो. पर याद रखिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के पहले और बाद में आपने शुगर्स को चेक कीजिए, ताकि आप खुद का पैटर्न समझ पाएंगे. आपके शुगर्स को रेगुलरली चेक कीजिए, आपका लॉग रखिए, ताकि आपके नए शुगर के पैटर्न उसके साथ स्टडी किए जा सकते हैं, और हम या आपके डॉक्टर्स आपको बेटर सजेशंस दे पाते हैं. बिकॉज इसमें वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये बहुत टेलर मेड है, जस्ट लाइक एज द टूल इज. अगर आप किसी वजह से आप इंसुलिन पंप को डिस्कनेक्ट करना आपको पड़ता है किसी एक्टिविटी के लिए, यस, आप आपका बेजल इंजेक्शन से ले सकते हैं. इतना बेजल आपके पंप से गया है, वही आप ट्रेसिबा हो या लैंटस हो उस मात्रा से आप ले सकते हैं, and you can manage your diabetes that way. There are many questions and there are so many aspects about pump. जो ये 1.5-2 घंटे में हमने बहुत haphazardly bolus wizard concepts बताए हैं,
but you need to work it out. हर एक को अपनी workings करनी चाहिए ताकि किसी सेशन में there is more of logical dialogue, जब आप जान पाएंगे कि हम क्या बता रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ताकि आप उसका फायदा उठा सकेंगे. I think we've already overshooted by almost 20 minutes. I know there are a lot of questions. We've tried to cover everything that superficially about the pump, just to give you all an introduction as to what all actually goes into managing life with the pump. And we hope we can, thanks to the lockdown, we've all opened up to this online concept of having our webinars and sessions. And it was really, really great to connect with so many people from all over India. We are very happy that you all took out the time, attended our session. And hopefully we will have another session in the next couple of months. And if you guys have any specific suggestions or specific sessions that you all want, then you all can email us, or you all can contact the Medtronics team. And if there are a good number of 15 to 20 people, we can definitely take a special session on just one particular topic. And I think that's And there it. is a Pumpers group on WhatsApp as well. Yes. That we all are a part of. आप में से जो उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स नहीं है, प्लीज बन जाइए. आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं. बाय एंड लार्ज ग्रुप में सभी आंसर करते हैं, एंड व्हेन वी गेट द टाइम हम भी उसका आंसर करने का कोशिश करते हैं. बट लेट्स नॉट मेक इट एज अ मीडियम ऑफ पर्सनल कंसल्टेशन, बिकॉज वो पूरा टाइम कंज्यूम करता है. एंड टेलर मेड सॉल्यूशंस में बहुत सोच के लॉजिकल सॉल्यूशंस बेटर वर्क करते हैं, रादर देन जस्ट रिएक्टिव आंसर्स कि हाँ ये कर लो. Cause and effect find करेंगे तो results are much more effective. So please check your sugars, do well, monitor very, very, very well, keep a log, be accountable, and then ask questions so that the solutions are lasting. Yeah, pump कई बार हमारे लोग pump meeting के बाद में बहुत excited रहते हैं, अगला दिन बहुत अच्छा जाता है, 4 दिन बहुत अच्छे जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद जैसे थे. Let us change that. A pump ka WhatsApp group, I don't know how does one connect. We have, I think everybody's email will be there in the registration, so you can just send a link. Yeah, so pump ka group hai, I don't know. Ramakesh? I think if So yeah. So I am the admin. Okay, so I will, if somebody is interested, so I will Lovely. I will add them in that group. No problem. So thank you everyone. Thank you to Dr. Anushri and Dr. Sachinder for taking their time out on this Sunday and taking a session on insulin pump. And we had a good participation, like almost more than 100 people participated. So it really encourages us to do many more such events in future also. I know I can completely echo the thoughts which are shared by Dr. Anushri and Dr. Sachinder. Like we will do many more sessions in future. So there a feedback will come across. Okay, we need your feedback. If any customized session need to be done, we will definitely organize it. Okay. Absolutely. Yeah. All right. Thank you so much. I think So we would need your feedback. So before logging out, if feedback, please give your feedbacks. Right. That will be flashed on your screen. Thank you everyone. Thank you, Doctor again. Thank you, Dr. Mukhekar. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Take care. Bye. Bye. Dr. Vinay. Bye. Bye. Trambikesh. Bye. 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 Bye, Thank Dr. you. Joshi. Bye, Dr.